बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट में लाइन लिखी है दैट ऑल द हाइलाइटेड पार्ट एंड टेक्स्ट दैट इज इन रेड आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात आप लोग माइंड में बिठा दें। आइंदा मैं बताऊँ या ना बताऊँ, इस मेरे हाईलाइटेड या रेड कलर में लिखने का मकसद ही सिर्फ इतना है कि ये चीज़ें एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। रिकैप में अगर हम देखें तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और स्कूल ऑफ थॉट्स को भी हमने बेसिक डिफाइन किया था। आज के इस पूरे लेक्चर में हमने हिस्ट्री देखनी है कि पिछले जो जितना पीछे काम हुआ है साइकोलॉजी में अब तक, उन सब का थोड़ा सा ओवरव्यू और मुख्तलिफ एरिया के जो साइकोलॉजिस्ट थे बेसिकली, अगर हम सब कॉन्टिनेंट के देखें, हम ग्रीक फिलोसफर्स देखें, हम मुस्लिम जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे उनके बारे में अगर हम पढ़ें तो उन्होंने साइकोलॉजी को कैसा डिफाइन किया था या फिर साइकोलॉजी के स्टार्ट करने में उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम किए थे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दैट विलियम वंडर्ड सेट द लेबोरेटरी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। हिस्टोरिकल रूट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिक बताया है कि क्यों हमने आज जो हम साइकोलॉजी देखते हैं, अगर हम गौर करें तो इतनी इमर्ज हुई दैट इतने स्कूल्स ऑफ थॉट्स कैसे बने। एक बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से कोई भी चीज़ आगे को बढ़ती है। तो हम देखते हैं कि पास्ट में कौन से ऐसे इंसिडेंट्स थे जिनकी बुनियाद पर आगे चल के हमें इतनी बड़ी साइकोलॉजी पूरा एक सब्जेक्ट के तौर पर मिली। तो अगर हम पास्ट में देखें तो सबसे पहले तो हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स जो है वो 10,000 साल पहले से ही की जाती है। डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स क्या होती है? ये होती है जो कि डॉग्स को सिखाया जाता है, उनकी तरबियत की जाती है कि उनको चीज़ें सिखाई जाएं। ये 10,000 साल पहले से हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो अगर मिर्गी की बात करें तो मिर्गी के काजेस को जो बिबुलियंस थे, ये क्या है? ये एक कल्चर है, लोग थे, बिबोलियंस पीपल होते हैं, ठीक है। बेसिकली इन्होंने मिर्गी के क्योर के लिए बहुत सी ऐसे उन्होंने चीज़ें रिसर्च करना स्टार्ट कर दी थी बहुत टाइम पहले से। तो वो इसके बारे में रिसर्च करते थे कि उसकी वजह मालूम करने की बेसिक कोशिश की जाती थी कि मिर्गी क्यों पड़ती है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा हटके देखें तो मिर्गी को हमें आज भी बहुत से देही इलाकों में यही कहा जाता है कि मिर्गी क्यों होती है, मिर्गी इवल स्पिरिट आ गया या इसको कोई जिन पड़ गया है तो इसलिए मिर्गी होती है। हालांकि अगर हम साइकोलॉजिकली देखा जाए तो मिर्गी एक बेसिक बीमारी है, मेंटल इलनेस है, जिसमें हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारा जो माइंड होता है, वो न्यूरॉन सेल्स जो ट्रांसमिट करती हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम, तो ये एकदम से सारे पूरी बॉडी की मसल्स को एकदम से सिग्नल्स भेज दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्ड करना अपनी जो एक्चुअल वे में रिस्पॉन्ड करती है वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। दैट इज अ बेसिक काज ऑफ मिर्गी। तो वो लोग भी जो बिबलियंस थे वो लोग भी इस चीज़ पे रिसर्च करना स्टार्ट हो गए थे। मतलब साइकोलॉजी थोड़ी सी स्टार्ट होना, साइकी को समझना, माइंड को समझना, ये बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था। फिर अगर हम देखें तो इजिप्ट में जो कि मिस्र है, मिस्र में ट्रिफाइनिंग होती थी। ट्रिफाइनिंग क्या होती है? ट्रिफाइनिंग में होता ये था कि जो मरीज होता था उसके माइंड में एक ड्रिल से सुराख किया जाता था। वजह क्या बताई जाती थी कि इसके अंदर एक इवल स्पिरिट है जो कि हम निकाल देते हैं। इस तरह के ट्रिफाइनिंग के प्रोसेस थी। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रिफाइनिंग अक्सर शॉर्ट में आ जाता है। तो बेसिक वो वजह क्या बताती थी कि ये सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं जो एक इंसान के अंदर घुस गई हैं, और अगर उसके स्कल में या खोपड़ी में सुराख कर दिया जाएगा तो वो उसके थ्रू निकल जाएगी। तो ये एक रॉन्ग बिलीव्स थे जो बहुत पहले से मतलब ऐसे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुके थे। अगर हम आगे की तरफ बढ़े हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि दैट फेजेस इन हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी का थी। सबसे पहले लोग क्या कहते थे कि रूहों का तल्लुक होता है, उसके बाद रूह के बाद नेक्स्ट स्टेज बढ़ी, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, उसके बाद माइंड तक बात आ गई। उसके बाद लोगों ने कहा नहीं, माइंड भी एक वजह नहीं है बल्कि कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि हमें साइकोलॉजी की तरफ हमारी राह हमवार करते हैं। उसके बाद कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बाद हमने स्टडी ऑफ बिहेवियर की तरफ चले गए कि जो भी इंसान जिस तरह से बिहेव करता है वो वजह बनता है उसके मेंटल इलनेस का, या जो भी आगे जाके साइकोलॉजी में जब हम थॉरली पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। आगे चलते हैं। दैट इज आप साइकोलॉजी क्या है, मतलब साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से आया? ये कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स है, दैट इज साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन सोल, और लेटर इसको हमने बता दिया था डिस्क्रूसिव नॉलेज। द लिटरेसी साइकोलॉजी मीन द सोल ऑफ साइंस। अच्छा, बेसिकली क्योंकि हमारा जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, अगर हम इसको बहुत बिगिनिंग से देखें तो सब लोग यही कहते थे कि हमारी जो रूह है उसका तल्लुक है। आगे आप पढ़ेंगे भी कि जब मुस्लिम साइंटिस्ट ने अक्सर रूहों की बात की है तो पहले लोग इसी पे बिलीव करते थे कि सोल बेसिक वजह है मेंटल इलनेस की, या फिर साइकोलॉजी जो भी इंसान जैसे भी बिहेव करता है वो उसकी रूह से कनेक्टेड है।
फिर आगे चल के माइंड की तरफ हम थोड़ा सा चले गए, फिर माइंड को भी छोड़ दिया और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की तरफ चले गए। देन एंड पे हमने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को भी छोड़ दिया और बिहेवियर की तरफ मूव ऑन कर गए। नेक्स्ट चलते हैं अरिस्टोटल जो थे वो उन्होंने बेसिक जो इंपॉर्टेंस दी थी वो सोल को दी थी कि दैट हमारी जो पूरी बॉडी है वो सोल से कनेक्टेड है और लाइफ का मतलब ही कोई नहीं है अगर हमारी सोल ना हो। आगे चलते हैं साइकोलॉजी वाज आल्सो डिफाइंड एज द साइंस ऑफ माइंड और साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये वही चीजें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, हम जस्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की बात करेंगे। साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन मॉडर्न साइकोलॉजी, यहाँ पे वो कहते हैं कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी हम देखते हैं उस पर फिलोसफिकल इन्फ्लुएंसेस का कौन कौन से थे, क्योंकि बहुत से हमारे पास फिलोसफर्स थे जिन्होंने इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हमें बताई थी जो कि बाद में आगे चल के साइकोलॉजी में कन्वर्ट होगी। जो अभी की हमारी साइकोलॉजी अगर उसे देखा जाए तो ये दो चीज़ों की दो साइकोलॉजीज का मजमूआ है। सबसे पहले आ गया फिलोसफर साइकोलॉजी जो कि फिलोसफर्स ने दी थी, उसके बाद सेंसरी साइकोलॉजी ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट के जो असल में साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो खुद रिसर्चेस की उसके बाद जो साइकोलॉजी इमर्ज हुई। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक सब कॉन्टिनेंट के फिलोसफिकल ट्रेडिशंस क्या थी, उसके बाद ग्रीक के फिलोसफर्स का क्या कहना था, मुस्लिम फिलोसफर्स का क्या कहना था। सब कॉन्टिनेंट में अगर हम देखा जाए तो इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे वो योगिक फिलोसफी पर बिलीव करते थे। योगिक फिलोसफी क्या होती है कि माइंड और उसमें क्या कहा जाता है कि माइंड और बॉडी जो है वो हमारी इंटरकनेक्टेड है। अगर हमारे माइंड को बेहतर रखना है तो हमें योगा करना होगा और ऐसे अपने बॉडी को भी बेस्ट रखना होगा। अगर हमारा माइंड फ्रेश होगा तो बॉडी भी हमारी फ्रेश रहेगी। दैट इज अ बेसिक योगिक फिलोसफी का जो फिलोसफी थी वो ये थी। अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी माइंड एंड बॉडी आर इंटरलिंक्ड एंड अफेक्ट ईच अदर। फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प मेंटल डेवलपमेंट एंड वाइस वर्सा, जो मैं अभी बात कर रही थी वो यही लिखी हुई है। अगर कोई पूछे आपसे कि योगिक फिलोसफी व्हाट इज योगिक फिलोसफी तो आप लोग ये कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रीक फिलोसफर्स में बहुत से नाम आते हैं तो हम इन्हें थॉरली स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया हिप्पोक्रेट्स वन ऑफ द मेजर, ये बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे फिलोसफर्स थे, ये अब उनकी बातें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनमें मैंने बहुत सी चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं जो कि मैंने ऑब्जर्व की हैं कि अक्सर रिपीट होती रहती हैं। तो उन्होंने सबसे पहले एक थ्योरी दी थी, दैट थ्योरी ऑफ ह्यूमर of basic human activities. He believed that the perfect health is the result of the proportionate mixture of these humors. अगर एक इंसान को perfect healthy रहना है तो उसमें ये चारों चीजें होनी चाहिए। To him, there were 4 basic humors that are associated with different temperaments. He believed that 4 temperaments of personality, जो 4 personality के temperament है, सबसे पहले sanguine, melancholic, choleric and phlegmatic. ये जो है ये important है for MCQs क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है कि cheerful and active, मैं example दे रही हूँ, that cheerful and active जो temperament है वो कौन सा है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना होगा। नेक्स्ट इज अ प्लेटो, ही गेव दी थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। उन्होंने थ्योरी ऑफ यूनिवर्स पे बात की थी। उन्होंने पार्ट ऑफ सोल्स के बारे में बताया था, दैट किसी भी सोल के 3 कंपोनेंट होते हैं, दैट इज अ रीजन, स्पिरिट एंड एपिटाइट। अब ये क्या होते हैं इनको आगे डिफाइन किया हुआ है, दैट सबसे पहले रीजन क्या होता है कि कोई भी इंसान जिस वे में बिहेव करता है उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। सेकेंडली देयर इज अ ड्राइव टुवर्ड एक्शन, और किसी भी एक्शन को करने के लिए सबसे पहले तो एक रीजन होता है, उसके बाद स्पिरिट विच इज अ नेचुरल एट फर्स्ट बट रिस्पॉन्ड टू द डायरेक्शन ऑफ रीजन, यानी कि जो स्पिरिट होती है एक इंसान की विल कि वो कितना अपने रीजन को अचीव करना चाहता है, सबसे पहले ये न्यूट्रल होता है लेकिन फिर वो रीजन के बिहाफ पे जाके रिस्पॉन्ड करता है या फिर एक्ट करता है, दैट इज अ स्पिरिट। देन एपिटाइट, एपिटाइट क्या होती है, एपिटाइट अगर हम लफ्ज़ी मतलब देखें तो होता है भूख। देन देयर इज अ डिजायर ऑफ द थिंग्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है इसलिए वो कुछ वे में बिहेव करती है, उसके लिए हमें रीजन चाहिए होता है, रीजन के पीछे स्पिरिट होती है और स्पिरिट के साथ हमें एपिटाइट होती है क्योंकि हमारी बॉडी को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, दैट इज अ एपिटाइट। आगे हम चलते हैं, ही गेव दी कॉन्सेप्ट ऑफ अ रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग के बारे में भी प्लेटो ने ही दिया था। प्लेटो बिलीव दैट दी थिंकिंग गिव अस नॉलेज ऑफ ट्रुथ, यानी कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, अगर उसके बारे में ऑब्जर्व करेंगे, थिंक करेंगे तो हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट इज अरिस्टोटल, हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो जो अरिस्टोटल था उन्होंने बेसिक सोल पे बात की थी। ही इज द मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि इन्होंने मैन ऑफ अ यूनिवर्सल लर्नर इनको कहा जाता है क्योंकि उन्हें हर जो सब्जेक्ट है इसके बारे में उन्होंने स्टडी की थी, उन्होंने हर ब्रांच ऑफ नॉलेज के बारे में स्टडी की थी, इसकी वजह से अरिस्टोटल को मैन ऑफ यूनिवर्सल लर्निंग भी कहा जाता है। हिज मेथड वाज टू फोल्ड, बहुत इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। यहाँ ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है कि 2 फोल्ड मेथड किसने दिया था और वो क्या था, दैट इज अ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव विच गिव बाय प्लेटो, सॉरी अरिस्टोटल मैं भूल गई थी। ही इज एन एक्यूट ऑब्जर्वर, हिज साइकोलॉजिकल ट्रीटिस एंड ओवरवेल्म्ड बाय हिज ऑब्जर्वेशन मैनी ऑफ विच हैज स्टूड द टेस्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस। अब इन्होंने कौन कौन से काम किए थे, सबसे पहले इन्होंने थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेसिक 4 प्रिंसिपल दिए थे, दैट इज अ कॉन्टिग्यूटी, सिमिलैरिटी, कंट्रास्ट एंड सक्सेशन। यहाँ पे आप परेशान ना हो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जस्ट एक नाम लिखा हुआ है, आगे जब आप चलेंगे तो इन चीज़ों को उन्होंने इतना एलेबोरेट किया हुआ है, इतना एलेबोरेट करके अगले जो सारे लेक्चर्स हैं उनमें इन्हीं चीज़ों को एलेबोरेट करके लिखा हुआ है। आगे हम चलते हैं, दैट इज अ सुकरात
बात क्या था, ही बिलीव दैट द केयर ऑफ सोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो कहते थे कि हमें सबसे पहले अपनी सोल की हिफाजत करनी है, उसकी केयर करनी है, और ये एक इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दैट नेक्स्ट इज अल्कमेनो, a physician. He performed the first dissection that is important for our MCQs. He was interested in philosophy and deduction, his attention to understanding perception. उन्होंने क्या किया था, उनकी बुक थी Origin of Physiological Psychology. He believed that sensation and thoughts occur in brain. He was known as the father of a Greek medicine. ये important चीज है। Brain is the seat of all human intellectual activity, यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो बेसिक गढ़ है जहाँ से सारी इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज यानी कि हमारी थिंकिंग वगैरह स्टार्ट होती है। He recognized that the importance of a brain and clearly distinguished between sensory perceiving and thinking. He was first to take atomical dissection of a research process. He and also first vivisectionist, यानी कि इन्होंने डिसेक्शन का बेसिक आगाज किससे हुआ था, अल्कमेनो से। जब हम बात करते हैं मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स की, तो यहाँ पे एक चीज मैं बताना बहुत जरूरी समझती हूँ, दैट जब भी साइकोलॉजी की बात होती है तो इधर दो चीजों से ट्रीटमेंट किया जाता है। साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं बेसिकली दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है साइकोथेरेपी, एक होता है फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपको मेडिसिन के जरिए और जो मेंटल इलनेसेस होते हैं उनको मेडिसिन के जरिए ट्रीट किया जाता है, जबकि जो साइकोथेरेपी होती है दैट इज अ बेसिक थेरेपीज, जिसके जरिए आपके माइंड को रिलैक्स किया जाता है और बहुत सी चीज़ें की जाती हैं। जिस तरह अगर आप बिल्कुल बेसिक है, आपको बिल्कुल नहीं पता साइकोलॉजी का, तो अगर ये तो आपने ज़रूरी सुना होगा कि हिप्नोटाइज करना। हिप्नोटाइज में क्या होता है दैट आपके माइंड को इतना कर दिया जाता है, रिलैक्स कर दिया जाता है, उसके बाद आप के बारे में जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही होती है, जो आप मेन हालत में नहीं बता सकते, अनकॉन्शियस में जो आपकी चीज़ें होती हैं उनको बाहर लाया जाता है, दैट इज साइकोथेरेपीज। तो ये जो सारी चीज़ें हैं साइकोथेरेपीज, ये बाहर के जो साइकोलॉजिस्ट थे या अब्रॉड के साइकोलॉजिस्ट थे उनका काम है, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं उनमें मुसलमानों का बहुत ज़्यादा हाथ है। अगर हम देखा जाए कि जब यूरोप में डार्क एजेस का दौर था, जब यूरोप बिल्कुल बैकवर्ड पोजीशन में जा रहा था, तो उस वक्त मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स, मुस्लिम फिलोसफर्स बहुत इमरजेंस में जा रहे थे, वो फ्लरिश कर रहे थे। तो इस दौर में जब यूरोप वाले भी जितने भी मेंटल इलनेसेस हैं इनको स्पिरिट्स और ईवल समझते थे, उस दौर में मुसलमानों ने मेंटल ट्रीटमेंट्स का कॉन्सेप्ट लाया और यहाँ पे उन्होंने मुस्लिम थिंकर्स थे जो थे, उन्होंने पहला जो फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल था स्पेन में वो स्टार्ट किया था। उसके बाद हम देखते हैं मुस्लिम फिलोसफर्स बेसिक सोल की बात करते हैं कि सोल के दो हिस्से होती हैं, एक होती है रूह रब्बानी और एक होता है रूह हैवानी। रूह रब्बानी क्या होता है, रूह रब्बानी आपका खुदा से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करती है, और अगर आप बॉडी अगर हम इसको पढ़ें तो आपको और क्लियर होगा। द पार्ट ऑफ सोल दैट मेक इट पॉसिबल फॉर मैन टू मेक अ कनेक्शन ऑफ विद गॉड एट द सेम टाइम बॉडीली नीड शुड नॉट बी डिनाइड सेटिस्फेक्शन। इफ देयर इज अ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल देन इंडिविजुअल इज नॉर्मल। रूह रब्बानी बेसिक आपका खुदा से कनेक्शन बनाती है और बेसिक नीड्स की तरफ से कनेक्टेड है, यानी कि खुदा से आपका क्या ताल्लुक है। जबकि रूह हैवानी की जब हम बात करते हैं तो ये नफ्स होता है, यानी कि जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, वो वो बेसिक हमारा नफ्स होता है जो हमें कह रहा होता है। तो अगर हम देखें आगे बता रहे हैं कि लेवल ऑफ नफ्स के 3 लेवल हैं, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स लवामा और नफ्स नतीक एंड नफ्स अमारा। नफ्स मुतमइन्ना वो कंडीशन होती है जब आपकी जो सोल है वो बिल्कुल मुतमइन होती है। मुतमइन्ना से आप याद रख लेना दैट सोल बिल्कुल रिलैक्स होती है और नो कॉन्ट्रडिक्शन होती है कि आपको गुड और बैड में आपके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, यानी कि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। आगे हम जब चलते हैं नफ्स लवामा और नफ्स नतीक, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं दैट क्या एक चीज़ बुरी है या बैड है या फिर गुड है, एक चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप इसमें कंफ्यूज रहते हैं। वो चीज़ क्या होती है नफ्स लवामा। अगर हम नफ्स अमारा की बात करें तो इस स्टेज पर जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो आप पे मुकम्मल कंट्रोल कर लेती हैं। ग्रीड, प्राइड, एंगर, हेटेड, ये सब चीज़ें, ये सारी हैबिट्स नफ्स अमारा के अंडर आती हैं। आगे हम जब चलते हैं तो मुस्लिम जो फिलोसफर्स और मेंटल हेल्थ, मुस्लिम फिलोसफी एंड मेंटल हेल्थ, वो कहते थे कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो किया था इन्फ्लुएंस वो नफ्स पे किया था। वो कहते थे कि जब एक इंसान पैदा होता है तो वो बिल्कुल प्योर होता है, उसके अंदर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फोर्सेस नहीं होती और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, यानी कि नफ्स हमारा होता है और एक कंप्लीट हार्मनी में होता है। फिर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसको एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बाद ये चीज़ें एमर्ज होना स्टार्ट होती हैं। आगे हम चलते हैं मुस्लिम फिलोसफर्स में हम इमाम राजी जो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। The person maintains sentiments attachment with the physical material object when he has a part away from the object and he becomes frustrated and a mental patient due to a settlement attachment with the mortal things। वो क्या कहते हैं दैट जब एक इंसान फिजिकल और मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ अपनी ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देता है तब उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। ही बिलीव दैट द पर्सन शुड लव others through God, the physical things are granted by God, he take them back whenever he wants। यानी कि हमें जो फिजिकल और मटेरियल थिंग्स होती हैं, जैसे कि बहुत से आजकल जो लोग हैं वो फिजिकल थिंग्स के
पीछे इतना भाग रहे हैं कि वो खुदा को भूल चुके हैं कि वो चीज़ें हमें खुदा ने दी हैं और वो किसी वक्त भी वापस ले सकते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें। अल-फराबी ही इज़ अ फिलोसफर एंड अ पोएट। अकॉर्डिंग टू हिम मैन इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स, बॉडी एंड सोल। Believed in dualistic nature of man. He was the view that there exists no relationship between body and soul. उनका ये कहना था, जैसे कि अगर हम एरिस्टोटल की बात करें तो वो कहते थे कि बॉडी और सोल का कनेक्शन होता है, दोनों को एक साथ चलना होता है, जबकि अल-फराबी बिल्कुल ऑपोजिट थे। वो कहते थे कि इनके दरमियान कोई भी कनेक्शन नहीं होता, ये दो अलग-अलग एलिमेंट्स है। इब्न मुस्काविया, मैन इज कंपाउंड ऑफ अ बॉडी एंड सोल। रूह जो है वो बेसिक मेन फैक्टर है। इफ सोल रूल ओवर द बॉडी देन पर्सन रिमेन मेंटली हेल्दी, बट इफ बॉडी रूल ओवर द सोल देन पर्सन बिकम मेंटली इल। ये इब्न मुस्काविया का पॉइंट था। इब्न सीना या अवेसीना भी इनको कहा जाता है इन वेस्ट, अ फिजिशियन, साइंटिस्ट एंड अ फिलोसफर कंसिडर्ड एज द ग्रेट फिजिशियन ऑफ मिडिल एज, गिव इंपॉर्टेंस टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ही सेड दैट व्हेन मैन इज अवे फ्रॉम गॉड लव ही इज आल्सो अवे फ्रॉम मैन लव। ये भी थोड़ा थोड़ा अगर देखा जाए तो इमाम राजी के कॉन्सेप्ट्स के इक्वल है। दैट अगर एक इंसान खुदा से दूर हो चुका है तो वो इंसानों से भी दूर हो चुका है। गिव द सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ काइंड्स ऑफ माइंड एंड इट्स डिफिकल्टीज। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 3 काइंड ऑफ माइंड। अब ये यहाँ पे ये जो उन्होंने बताया है कि माइंड की 3 इकसाम है, वेजिटेबल माइंड, एनिमल माइंड और ह्यूमन माइंड। वेजिटेबल माइंड क्या होता है? नैरेटिव माइंड, द पावर ऑफ अ ग्रोथ, बॉडी डजंट चेंज इट्स फॉर्म एंड कंटिन्यू टू इंक्रीज टिल इट अटेन फुल मैच्योरिटी, द पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या होती है? ये एनिमल माइंड की खसूसियात है। अगर हम ह्यूमन माइंड की देखा जाए तो मोटिव, फैकल्टी, परसेप्शन ऑफ अ कॉग्निटिव। वेजिटेबल माइंड को बस अपने वेजिटेबल से करें, नैरेटिव माइंड है, ठीक है, उसको बस ग्रोथ की बढ़िया। जबकि एनिमल माइंड में अगर आपका एनिमल माइंड है तो जस्ट खाना पीना और रिप्रोडक्शन, और अगर आप ह्यूमन माइंड की तरफ चलते हैं तो उसमें इंटेलेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, परसेप्शन और कॉग्निशन होता है। क्योंकि एक इंसान के बाद अल्लाह ताला ने उसे अकल से नवाजा है, तो अकल किसी वजह से ही उसको दी है। प्रैक्टिकल रीजनिंग, उसके बाद सोचने समझने की, उसके बाद अपने खुद के रीजंस क्रिएट करने की एबिलिटी होती है। दैट इज अ ह्यूमन माइंड। आगे हम चलते हैं। इमाम गजाली बिलीव दैट द सेल्फ विच इज कॉल्ड कल्ब, उन्होंने सेल्फ को कल्ब कहा था, इज द एसेंस ऑफ मैन। ये चीज़ें एमसीक्यूज में आ सकती हैं। दैट कल्ब को किसने, सेल्फ को कल्ब किसने कहा था? इट इज द स्पिरिचुअल एंटिटी रेजिडेंट इन द ह्यूमन बॉडी विच कंट्रोल द ऑर्गेनिक एंड फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल। सेल्फ इज द सेंटर ऑफ पर्सनैलिटी फ्रॉम विच ऑल द साइकोलॉजिकल फिनोमेना ओरिजिनेटेड। ही क्लासिफाइड द बिहेवियर, मैल एडजस्टमेंट द बॉडी एंड स्पिरिचुअल डिसऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे या कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक उन्होंने क्या किया था इमाम गजाली ने, जो देयर इज अ 6 पावर ऑफ सेल्फ। इस सेल्फ जो है हमारी ज़ात है, उसके पास 6 किस्म की पावर होती हैं। सबसे पहले एंगर, इम्पल्स, इम्प्रीहेंशन, इंटेलेक्ट एंड एपिटाइट। एंड जो छठी है वो विल है। एंगर इज द बेस्ट बीस्टली पावर एंड इंटेलेक्ट इज अ डिवाइन पावर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। हिज मेथड फॉर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड कंट्राडिक्टरी ट्रीटमेंट। कंट्राडिक्टरी ट्रीटमेंट क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आपने ट्रीट करना है तो उसके ऑपोजिट से करें। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि इलिटरेसी इज ट्रीटेड विद लिटरेसी, यानी कि अगर हमने नाख्वानगी को ट्रीट करना है तो हमने लोगों को तालीम देनी होगी, इससे नाख्वानगी खत्म हो जाएगी। दैट इज अ कंट्राडिक्टरी ट्रीटमेंट। द थेरेपिस्ट वाज नेम्ड शेख एंड पेशेंट इज कॉल्ड मुरीद। ये जब थेरेपीज करते थे तो इन्होंने कहा था कि जो थेरेपिस्ट है उसको शेख और जो पेशेंट है उसको मुरीद। इब्न अल अरबी, ये जो अर्तुगरुल देखते हैं उनको पता होगा कि इब्न अल अरबी कौन थे, उसके बारे में इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ही बिलीव दैट द आइडिया ऑफ वहदतुल वजूद, यानी कि जो इंसान है वो खुदा का ही एक हिस्सा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बताया है। अगर आप अब इस चीज़ को गलत वे में लेके जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सूफिया कराम थे, ये सूफी बुजुर्ग थे इब्न अल अरबी, तो ये लोग खुदा से मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुके होते हैं कि उनके कहने का मकसद हम जैसे जो लोग हैं वो बिल्कुल नहीं समझ सकते। इनको समझने के लिए इनको पढ़ना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें समझ में आती है। आपको यहाँ पे बस ये रखना है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। मुजद्दद अलिफसानी जो सेकंड थे, ही सपोर्टेड द आइडिया ऑफ अ वहदतुल वजूद एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ गॉड, यानी कि वो भी कहते थे कि इंसान में खुदा का अक्स है। अ पर्सन हु इज कंप्लीटली इन हिमसेल्फ एंड द फॉलोइंग द शरी एंड तरीकत इज मेंटली हेल्दी। वो कहते थे कि अगर एक इंसान को मुकम्मल हेल्दी होना है तो उसे शरीयत को फॉलो करना होगा। बिलीव दैट गॉड डजंट फिनिश द इंडिविजुअलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट मैन शुड फिनिश हिज सेल्फ एंड amalgamate into the zat of God. शाह वली उल्लाह, इनका क्या कहना था? He mentioned about 2 factors, beastly force are रहीमी and ar-रब्बानी are divine। यानी कि जो ऊपर भी बताया गया है कि एंगर जो है वो beastly force है और जो सेकंड थी इंटेलेक्ट वो डिवाइन पावर थी। उन्होंने इनको एक्सप्लेन किया और उसके बाद उनका क्या था? बोथ आर कॉन्ट्रडिक्टरी फोर्सेज एंड ऑलवेज स्ट्रगलिंग, देयर इज अ स्ट्रगल दैट इज कॉल्ड तजज़ुब, यानी कि इन दोनों चीज़ों में बीस्टली फोर्स और रब्बानी और डिवाइन फोर्सेज जो होती हैं इनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। व्हेन देयर इज अ नो स्ट्रगल बिटवीन दीज फोर्सेज, उनको हम उस कंडीशन को कहा जाता है इस्तिलाह और मेंटली हेल्थ एंड वेल बैलेंस्ड। बट व्हेन देयर इज अ स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट, इट इज अ कॉल्ड इलाही या तजज़ुब, इसको कहा जाता है इलाही तजज़ुब। डेवलपमेंट सिंस 17th सेंचुरी AD, यहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है कि 17th सेंचुरी के बाद से क्या डेवलपमेंट हुई है साइकोलॉजी में।
The 17th century was a century in which modern concept and development were taking place in many fields like physiology, astronomy and physics. आगे हम चलते हैं रेनी डिस्कार्ड्स। ये जो नाम लिखे हुए हैं दैट इज मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें से आ जाता है जैसे कि आगे एक नाम आएगा दैट इज जॉन लॉक, शायद यही था, बल्कि 100% श्योर यही था। उन्होंने एक क्या ब्लैंक स्लेट वाला कॉन्सेप्ट दिया था। तो इन कॉन्सेप्ट में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। रेनी डिस्कार्ड्स क्या कहते थे? हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हिज अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम्स। ही सा ह्यूमन बॉडी इज अ पीस ऑफ मशीनरी। उन्होंने मशीनरी से उसको दिया था, कंपेयर किया था दैट इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। ही बिलीव दैट द बॉडी इज अ मशीन हुज ऑपरेशन कैन बी एडिक्वेटली एक्सप्लेन बाय द मैकेनिकल लॉ ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस। स्पेस में जिस तरह से एक सन है उससे ये सारी चीज़ें घूम रही हैं, इसी तरह बिल्कुल उसने बॉडी को भी किया था। माइंड एंड बॉडी इंटरेक्टिव डुअलिज्म। माइंड एंड बॉडी आर सेपरेट एंटिटीज इन्फ्लुएंस विद ईच अदर। हाउएवर ही आर्ग्यूड दैट द माइंड कैन एक्सर्ट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ बॉडी। दैट वाज अ प्रीवियसली थॉट, दैट इज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम आगे चलते, नर्व्स आर हॉलो ट्यूब्स थ्रू विच एनिमल स्पिरिट कंडक्ट इम्पल्सेस। ही क्लेम दैट द हार्ट वाज फिल्ड विद अ काइंड ऑफ इनेट हीट इन हिज बुक ऑन मैन। यहाँ पे ये चीज़ याद रखने वाली है कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। उन्होंने पीनल ग्लैंड के बारे में किया था कि ही डिस्क्राइब हाउ द पीनल ग्लैंड इज मूव्ड एंड शेकन बाय इनकमिंग एनिमल स्पिरिट। यानी कि जब किसी इंसान में एनिमल स्पिरिट आती है तो पीनल ग्लैंड जो है वो शेकन करता है। ये अब पुराने थॉट्स हैं, इन चीज़ों से हम निकल चुके हैं, क्योंकि अभी वाली जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल बिलीव नहीं करती सुपरनैचुरल चीज़ों पे। फ्रांस जोसेफ गाल, अगर इन पे बात करें तो ही इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन फिनोलॉजी। ही पोस्टुलेटेड द आइडिया दैट पार्टिकुलर फिजिक्स फंक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द पार्टिकुलर एरियाज ऑफ द ब्रेन। इंटेलिजेंस, मॉरल कैरेक्टर एंड अदर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिस्कर्ड बाय द शेप एंड द नंबर ऑफ बम्प्स ऑन द पर्सन स्कल। यानी कि जो इंसान की स्कल पर उनके शेप है और उस पर जो जितने बम्प्स होंगे वो इंसान के पर्सनैलिटी कैरेक्टर्स को डिफाइन करती हैं। ये फ्रांस जोसेफ गाल की व्यूज थे। आगे हम चलते हैं जॉन लॉक। ही प्राइमरी क्वेश्चन हाउ द माइंड एक्वायर नॉलेज। यानी कि एक इंसान जो है वो नॉलेज कैसे हासिल करता है। इनका ये जो था, इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तबुल रासा, जब इंसान पैदा होता है तो उसका माइंड बिल्कुल साफ होता है। ब्लैंक स्लेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ तबुल रासा, यानी तबुल रासा का मतलब ही होता है ब्लैंक स्लेट। और फिर उसके जो जैसे जैसे वो चीज़ें एक्सपीरियंस करता जाता है उस स्लेट पर वो चीज़ें जो हैं वो हमारे जो जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं और फिर उसके थ्रू इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता रहता है। इमर्जेंस ऑफ अ स्कूल्स ऑफ थॉट्स, विलियम वर्डेट फिर अगेन से वो कह रहे हैं कि उन्होंने एस्टैब्लिश की थी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन जर्मनी। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है? ये स्ट्रक्चर ऑफ अ माइंड को डिस्क्राइब करता है। इंट्रोस्पेक्शन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन विच सब्जेक्ट वर आस्क्ड टू डिस्क्राइब इन डिटेल वेयर दे वर एक्सपीरियंस एंड व्हेन दे वर एक्सपोज्ड टू स्टिमुलस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इंट्रोस्पेक्शन की। क्या इंट्रोस्पेक्शन होता क्या है? इंट्रोस्पेक्शन एक होती है जिसमें एक इंसान जो है वो उसको सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाता है और उसको बोला जाता है किसी भी एक एक्सपीरियंस से गुजार के उससे पूछा जाता है बाद में कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आप हमें बताएं, नरेट करें। फंक्शनलिज्म जो था वो विलियम जेम्स थे जिन्होंने इस स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद रखी थी इन 1900। द कॉन्सेप्ट व्हाट द माइंड डज, यानी कि फंक्शन क्या परफॉर्म करता है माइंड, वो तो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे था ना। स्ट्रक्चरलिज्म इज स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, फंक्शनलिज्म फंक्शन से निकला है तो ये फंक्शन ऑफ माइंड को। आगे चलते हैं गस्टॉल्ट साइकोलॉजी। गस्टॉल्ट साइकोलॉजी में क्या था? गस्टॉल्ट साइकोलॉजी निकला है होल थिंकिंग, यानी कि मुकम्मल परसेप्शन ऑफ अ थिंकिंग इन अ होल सेंस रेदर देन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ परसेप्शन। यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन से निकल के हमने होल को स्टडी करना है इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द इंडिविजुअल पार्ट दैट मेक अप थिंकिंग। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट टुक द ऑपोजिट ट्रैक और उन्होंने मुकम्मल होल यूनिट को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट होते हैं प्रिवलेंट मॉडल जो कि अभी न्यू इमर्ज हुए हैं। उनमें है बायोलॉजिकल मॉडल्स, यानी कि हमारे पास बायोलॉजिकल वे भी है ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करने की। दैट इज अ रोल ऑफ ब्रेन, जीन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सारी जो है ये साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। साइकोडायनामिक मॉडल, ये पता नहीं क्या होगा। साइकोडायनामिक मॉडल ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ही अप्रोच कॉन्सेप्ट दैट बिलीव बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय द इनर फोर्सेज, यानी कि जो हमारा अनकॉन्शियस है और कॉन्शियस, इसमें इन चीज़ों की बात हुई भी है। आगे हम जब चलेंगे तो इसको इन सब मॉडल्स को हमने डिटेल में पढ़ना है। कॉग्निटिव मॉडल क्या कहता था कि इंसान किस तरह से सोचता है, थिंक करता है और फिर बिहेव करता है, एक जो भी अपने वर्ल्ड में वो एक्सपीरियंस करता है उसके अबाउट। तो इसको भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। बिहेवियरिस्ट मॉडल क्या थे? ये जॉन पी वॉटसन थे पहले इंसान जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी बिहेवियर साइकोलॉजी की। ही फोकस्ड ऑन द ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर क्या होता है? ओवर्ट आर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, इसको कहा जाता है जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इस दुनिया में। ह्यूमनिस्टिक मॉडल क्या कहता है कि दैट जो इंसानों की लाइफ है वो कंट्रोल में है, जो लोग हैं वो उनकी लाइफ के कंट्रोल में है, यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे न्यू है।
मतलब सारी ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमनिस्टिक मॉडल में है द फिजियोलॉजिकल मॉडल दैट सजेस्ट दैट पीपल आर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द न्यूएस्ट एंड मेजर अप्रोच टू साइकोलॉजी। This approach rejected the view that behavior is determined by atomistic biological forces, unconscious process or by the environment. It suggests that instead that people are in control of their life, people are naturally inclined to develop toward higher level of maturity and fulfillment to that. अच्छा, यहाँ इसमें क्या था कि लोग जो हैं ह्यूमनिस्टिक मॉडल में है कि लोग अपनी लाइफ के कंट्रोल में हैं, लोग बेहतर से बेहतर की तलाश में रहते हैं और वो अपने आप को हायर लेवल पे देखना चाहते हैं। एक होती है सबसे बेसिक नीड्स। सबसे पहले एक इंसान है जो बेसिक नीड को पूरा करता है, अगर उसकी बेसिक नीड पूरी है तो उसके बाद वो मजीद ऊपर की ख्वाहिश करेगा। उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, मेच्योरिटी लेवल, वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल। जब हम आगे जाए, अभी आप कह रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन जब हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे तो वहाँ हमारे पास पूरा मॉडल है, ह्यूमनिस्टिक मॉडल। उसमें आप पढ़ेंगे दैट जब एक इंसान की बॉडीली नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद एक और नेक्स्ट लेवल आता है, उसके बाद एक पूरा पिरामिड होता है जिसके थ्रू हमारी नीड्स को हम फॉलो करते हैं। यानी कि ह्यूमनिस्टिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो अपनी लाइफ के कंट्रोल में हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश में रहते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी खुद को डिस्कवर करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बस बेसिक नीड उनकी पूरी हो जाए तो वो चुप करके बैठ जाते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें इस दुनिया में भेजा गया है तो किसी वजह से भेजा गया है, हमें वो चीज़ अचीव करनी है, तो वो फिर अपनी अचीवमेंट की तरफ चले जाते हैं। ये हम चीज़ें आगे जाके पढ़ने वाले हैं। सो टिल देन अभी तो लेक्चर खत्म हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक और शेयर कर दिया करें अगर आपको समझ आ चुके हैं। ये थोड़े से लेक्चर जो हैं बहुत लेंथी है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है और ये हमारी बेस है, तो यहाँ पे इन पे टाइम काफ़ी लगना है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।